चलो बच्चों, अपने अगले पार्ट पर चलते हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे उन फैक्टर्स की। जैसे हमने कहा था, इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं रेट की, जिसके बारे में हमने खूब सारी बात कर ली। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इनमें कुछ खास हैं, उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहला है नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि आप एक नमक का टुकड़ा एक ग्लास में डालकर रख दीजिए, ठीक है। एक दाल का दाना, यहां पर आप एक दाल का दाना डाल के रख दीजिए और कुछ घंटों के लिए इसको छोड़ दीजिए। नमक आपका इंस्टेंटली घुल जाएगा और इसके अंदर फैल जाएगा। ये दाल का जो दाना है, ये आपका इतनी आराम से इस वाटर के अंदर घुलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये इंडिविजुअल चीजों के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है या कम है। तो पहला रिएक्शन का रेट जो होता है वो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। NaCl, और ये आपका क्या है, दाल। दाल लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, दाल का दाना। ठीक है, दाल का दाना, ठीक। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप कभी दो सॉलिड सॉलिड को आपस में रिएक्ट कराओ और एक बार एक सॉलिड और एक गैसियस सिस्टम को आपस में रिएक्ट कराओ, तो सॉलिड और गैसियस सिस्टम के अंदर गैस को सॉलिड सॉलिड जब एक साथ रिएक्ट कराओगे तो उनको सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन सॉलिड को यदि गैस के साथ रिएक्ट कराओ तो गैस को वो एरिया ज्यादा मिलेगा जिसके साथ वो इंटरेक्शन कर सकती है, तो इसका रेट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, एक बड़ी लकड़ी के लट्ठे को आप जलाने की कोशिश करो या इसी को आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लो और फिर जलाने की कोशिश करो, तो वो एरिया जहां पर आग लगने वाली है वो एरिया क्या कर जाएगा, पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। पहले इस एरिया में आग लग रही थी पूरे में, यहां पर भी मान लो, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया जब आपने छोटे छोटे में तोड़ दिया तो ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सब जगह यहां पर आग लगेगी जिस कारण से ये आपका जलने में आसानी होगी, आपको ये चीज प्रैक्टिकली पता भी है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रिएक्शन का रेट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, आपने देखा था रेट के एक्सप्रेशन में, ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप कह दो सर जीरो ऑर्डर में तो नहीं होता था, नहीं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेंगे और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अब कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, अब इसमें सारे टर्म इन्वॉल्व हो गए। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि हमने किसी कंटेनर का वॉल्यूम जो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। या मैंने प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ तीसरी बात है, चौथी बात सॉरी
चौथी बात है टेम्परेचर। सारी कहानी हमको जो पढ़नी है वो यहां इसके बारे में पढ़नी है। ठीक, पहले यहां सिर्फ इतना सुन लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। अब पहले मेरी बात यहां पर सुन लो, जो बाद में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। देखो बच्चों, चाहे रिएक्शन कोई भी हो, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन बढ़ाने पर दोनों का रेट जो है वो बढ़ेगा। होता क्या है कि बच्चों को केमिकल इक्विलिब्रियम से कंफ्यूजन रहता है कि रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो होता है वो इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्टरबेंस होता है जब रिएक्शन रुकी हुई होती है। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसके रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, दोनों केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट आपका बढ़ेगा। यानी कोई अगर आपको पूछ ले कि टी हाफ पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई आपसे पूछ ले कि टी हाफ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो रिएक्शन की चूंकि स्पीड बढ़ गई है, टी हाफ आपका डिक्रीज कर जाएगा। आधा होने में लगने वाला समय जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इस चीज को जरूर दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बाद में आपको दिक्कत ना दे। क्योंकि वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का वो वाला जो टर्म है ना, के वाला, वो दिमाग पे हावी रहता है, तो लगता है कि रिएक्शन बैकवर्ड चली आएगी। नहीं, वो इक्विलिब्रियम की कहानी थी। यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट जो है वो हमेशा ही बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ने के पीछे के कई लॉजिक दिए गए। सबसे पहला जो आया वो ये आया कि जब भी कभी, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बारे में बात करी गई, पहले कहा गया जब भी कभी आपका ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब भी कभी ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का टर्म दिया गया। ये कहा गया कि यदि मान लीजिए ये रिएक्शन किसी टेम्परेचर T1 पर हो रही है, किसी टेम्परेचर T1 पर ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं कि T1 पर इस रिएक्शन का रेट जो है मान लीजिए R1 है। ठीक, एक्सपेरिमेंट किए गए और कहा गया यदि हम इसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन पहले की तुलना में 2 गुना बढ़ जाएगी। और एक्सपेरिमेंट किए गए, यदि हम टेम्परेचर को और 10 डिग्री बढ़ा दें तो रिएक्शन जिस पर हो रही थी उसकी तुलना में 2 गुना हो जाएगी। ठीक, ये सारा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह से आगे, तो जिस पर चल रही है रिएक्शन उसकी स्पीड से कितना हो जाएगी, जस्ट 2 टाइम्स ये। तो कहा गया कि कहीं पर भी रिएक्शन का रेट इस चीज पर डिपेंड करता है कि रेट R2 इक्वल टू R1 इंटू 2 की पावर T2 माइनस T1 बाई T2 माइनस T1 बाई 10, इस चीज पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था, ठीक है ना, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। और ये देखा गया कि जब, जैसे देखो, यहां से यहां आओ, कितने का इंक्रीमेंट हो गया है, 20 डिग्री का। यानी T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। 10 डिवाइड बाई 10 कितनी वैल्यू आ गई, 2 की पावर 1। मतलब रेट यहां से यहां आने में, इधर से इधर आने में कितना, 2 गुना बढ़ गया है। ठीक है, या यहां से यहां वाला ले लो, इधर से इधर वाला चेक करो, यहां का रेट निकालना है। ठीक है, यहां का रेट निकालना है R2, यहां का रेट क्या है 2R1 इंटू कितना हो गया 2 इंटू यहां से यहां का अंतर कितना है 20 डिग्री, 20/10, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर आ गई 4, यानी R2 इक्वल टू आ गया 8R1। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट आया जिसमें ये कहा गया था हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन 2 गुनी बढ़ जा रही है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था।
ये एक अच्छा आइडिया था, लेकिन शुरुआती दौर में ड्रॉबैक ये था कि जब आप रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा आगे, यदि रूम टेम्परेचर रहता था तो ये रिएक्शन ठीक ठाक चलती थी। रूम टेम्परेचर पर तो ऐसा ही होता है कि यदि आप 35 डिग्री और 25 डिग्री पर बात करो तो नो डाउट यहां से यहां जाने में रेट आपका 2 टाइम्स हो जा रहा है, इंक्रीज्ड बाई 2। ये तो हो रहा था, लेकिन जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से और आगे 20-30 डिग्री गया तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल होने लगा। कभी रिएक्शन 2 गुनी बढ़ रही थी, कभी 2.5 गुनी बढ़ रही थी, कभी 3 गुनी बढ़ रही थी। 2 से 3 गुने के बीच में रिएक्शन फ्लैक्चुएट हो रही थी, और आगे टेम्परेचर बढ़ाने पर ये फ्लैक्चुएशन और ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो शुरुआती समय के लिए ये चीज तो ठीक थी, लेकिन बाद में ये थ्योरी फिर एक्सेप्ट नहीं हुई कि भाई ऐसा सिर्फ रूम टेम्परेचर पर हो रहा है तो बाकी जगहों पर फिर क्या हो रहा होगा। तो फिर यहां पर एक आगे थ्योरी आगे एक्सटेंड करी गई, और उस थ्योरी में क्या कहा गया उसके बारे में आपको सिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर एक ए जो है, ए रिएक्शन मान लीजिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, रिएक्शन का रेट के कुछ ए है मान लो, ठीक है, हमने कहा ये रिएक्शन T1 पर हो रही है। अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके T2 कर दोगे तो ये पाया गया कि भाई रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज कर गया, ये बढ़ गया। तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के पीछे का कारण क्या है? क्या आपका ए पर फर्क पड़ा? नहीं भाई, ए पर टेम्परेचर बढ़ाने का इतना कोई खास असर नहीं दिखेगा। तो फिर किस चीज पर फर्क पड़ा? वास्तव में टेम्परेचर बढ़ाने का जो असर आया ना, वो किस चीज पर आया? वो आया इस पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है वो बढ़ रही है इस के इंक्रीज के कारण। मेरी ये बात आपको समझ में आई कि देखो टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी पक्का है कि क्या चीज बढ़ रही है, के में फर्क पड़ रहा है जिस कारण से रिएक्शन का रेट बढ़ जा रहा है। अच्छा, के है क्या? कि और कुछ नहीं, रेट कांस्टेंट है। कब? जब इसके कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे हो, रेट कांस्टेंट क्या है? ये रेट ही तो है। जब आपका इसके कंसंट्रेशन टर्म को क्या ले लिया जाए? यूनिटी ले लिया जाए, 1 ले लिया जाए। ठीक है, पहले इतनी बात समझ में आई आपको कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, इसका कहीं ना कहीं लेना देना किस चीज से है? इसकी के वैल्यू से है। अच्छा, अब मैं अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, अब मैं जब आगे डिस्कशन कर रहा हूं तो उसमें मैं कुछ टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। वो टर्म क्या है उसके बारे में पहले यहां मैं छोटा सा बोलते चलूं। जैसे कोई रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रही है तो रिएक्शन इन दो कैटेगरी में बिलोंग करती है। या तो रिएक्शन ऐसी हो सकती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, या रिएक्शन ऐसी हो सकती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। ये आपका पढ़ा हुआ है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, ऐसी हो सकती है। ठीक है, जब आपकी रिएक्शन इस केस में है, यानी पहले वाले केस में, ठीक है, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका प्रोसेस जो चल रही है, सिमिलरली ये एनर्जी और ये प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ टर्म बता रहा हूं, ये टर्म पहले भी आपके सुने हुए हैं। जैसे यहां से इस रिएक्टेंट की एनर्जी से यहां तक इस पीक तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहते हैं ई ए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से यहां पर ये एनर्जी जो है ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए। ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की देख रहे हो तो इसको ई एफ नाम भी दिया जा सकता है, ई एफ। ठीक, ये जो एनर्जी है यहां से यहां तक की,
यहां से यहां तक की एनर्जी, इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सिमिलरली यहां पर यहां से यहां तक की इस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी के बीच का गैप, ये आपको पता है क्या बोला जाता है? इसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज, यानी डेल्टा एच। इसका डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव। यानी रिएक्शन कैसी है ये आपकी रिएक्शन एक्सो है। यहां का डेल्टा एच कैसा है? फाइनल। फाइनल यानी प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो ये डेल्टा एच कैसा है? ये आपका है पॉजिटिव। यानी रिएक्शन कैसी है? ये आपकी है एंडोथर्मिक। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है कि कहा यह गया, एक और ग्राफ देख लो, एक और चीज देख लो। अब देखो, पहले यहां सुन लो। चलो, हमने कहा मान लो ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ए के मॉलिक्यूल्स या ए प्लस बी आपस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, आपस में रिएक्शन करके। तो क्या हो रहा है? ए और ए के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। और यदि इनके टक्करों के दौरान इनमें इतनी एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी इनके पास अवेलेबल है, इनकी टक्करें इस तरह से हो रही हैं कि ये इस एनर्जी को गेन कर लें। मतलब यहां पर यदि इतने ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ जब टकराएंगे तभी तो इनके बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटेंगे, इसका मतलब क्या है? कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी। इनमें आपस में टक्कर इतनी जबरदस्त हो यदि कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो ये पक्का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर इनके टक्करों में इतनी एनर्जी ना हुई कि ये इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, तो ये यहां से वापस सरक के इधर आ जाएंगे, इस साइड में, ठीक है ना। यानी इनके टक्करों में सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी ये टक्करें इतनी जबरदस्त होंगी कि बॉन्ड तोड़कर और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती हैं। अदरवाइज ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, ये आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हम लोग कई बार पहले भी सॉल्यूशन में भी बात कर चुके हैं, हर जगह पर, मैक्सवेल। उन्होंने पॉपुलेशन और एनर्जी के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ किया था, याद आ गया होगा आपको, कुछ ऐसा। पॉपुलेशन और एनर्जी के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ किया था, कुछ ऐसा। अरे यार, एक तो कलर इतना सड़ा हो गया, ये नहीं, मैं ये नहीं लूंगा, यहां मैं लूंगा कुछ और, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ इन्होंने ड्रॉ किया था, वो ड्रॉ कुछ ऐसे किया था, ठीक है। ये ग्राफ क्या बता रहा था? मैंने इसको पहले भी बोला था कि इसके अंदर ये फ्रैक्शन ऐसा है, ये जो फ्रैक्शन आ रहा है, इसको आप बार ग्राफ से समझो तो ज्यादा सही है। मैंने बताया था कि थोड़ा बड़ा भले होगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा सारी चीजों को, तो आपको बाद में टेंशन नहीं होगी। जैसे इसके अंदर ये पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एनर्जी कैसी है? कम। ये पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एनर्जी कम है। ये पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एनर्जी न कम है न बहुत ज्यादा है। वंस अगेन ये पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि यहां से कुछ हम ऐसा चल देते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक। तो ये सारा वो फ्रैक्शन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा की है। तो बोल्ट्जमैन ने क्या कह दिया, एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमैन, उन्होंने कहा कि आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि इस रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन सारे भाई बंधुओं को इधर जाने के लिए। अगर
वो एक्टिवेशन एनर्जी Ea है। तो मैं आपको बताता हूं एक टर्म E की पावर Ea/RT। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास किसी भी टेम्परेचर पर यहां पर खूब सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, खूब सारे मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनमें कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की एनर्जी ज्यादा है, कुछ की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं अपना एक फैक्टर दे रहा हूं, यदि आप मेरे इस फैक्टर से इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो, ये फैक्टर है यानी 1 अपॉन की फॉर्म में, 1 अपॉन E की पावर Ea/RT की फॉर्म का एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब जैसे वैल्यू मान लो हो गई 1/4, ऐसी कुछ वैल्यू है ये। उन्होंने कहा कोई रिएक्शन यदि आपके पास चल रही है या होनी है, वहां पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो ऐसे मौजूद हैं, इस टाइप से, कुछ की एनर्जी कम, कुछ की एनर्जी ज्यादा, कुछ की एनर्जी और ज्यादा। उन्होंने कहा यदि आप मेरे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इनके नंबर के अंदर, तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी, उन मॉलिक्यूल्स के नंबर पता चल जाएंगे जिनके अंदर ये हौसला होगा कि वो आपका इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट दे देंगे। फिर से सुनिए मेरी बात। ये जो बोल्ट्जमैन ने अपना एक कांस्टेंट दिया, ये कांस्टेंट ये कह रहा है कि यदि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर एक रिएक्शन हो रही है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, अगर आप उनके इस फैक्टर को वहां मौजूद टोटल मॉलिक्यूल के संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वो नंबर निकल कर आ जाएगा जो मॉलिक्यूल्स इतने पावरफुल होंगे जो आपका इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके इधर चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? अब सुनिएगा। तो ये समझ में आया कि यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट किस चीज पर पड़ रहा है? के पर पड़ रहा है। और के है क्या? के है किसी भी रिएक्शन का रेट जब कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाए, यूनिटी हो जाए। तो हम के को डायरेक्टली रेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो। समझ में आई मेरी बात? रेट और रेट कांस्टेंट ये हम तब बोल सकते हैं जब हमारा कंसंट्रेशन कैसा हो, यूनिटी हो। ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के, जो कि रेट है जब रिएक्शन का कंसंट्रेशन 1 हो, तो के कहा गया कि मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसके अंदर ए और बी मौजूद हैं जो आपस में यहां पर खूब सारे मौजूद हैं। इनमें आपस में होने वाली जो भी टक्करें हैं उनकी संख्या यदि मैं z मान लेता हूं, यदि मैं उनकी संख्या z मान लेता हूं, z क्या है? z है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ये यहां जैसे हमने कहा ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां हमने क्या बात करी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, यहां खूब सारे मॉलिक्यूल हैं, ये आपका आपस में टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं। इनमें से कौन सी चीज प्रोडक्ट बनाएगी, इसका पता कैसे चला? इसका पता ऐसे चला कि इनमें होने वाली टक्करें कितनी हैं उसको निकालो। वो सारी टक्करें प्रोडक्ट नहीं देंगी, उसके अंदर ये यदि आप फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दोगे तो उन टक्करों का पता चलेगा जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, जो यहां से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की ताकत रखते हैं। मैं अपनी बात फिर से एक बार कह रहा हूं। मैंने कहा कि कहीं पर भी रिएक्टेंट को यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जब ये टक्करें होंगी तो इन टक्करों में वही टक्करें प्रोडक्ट देंगी जो सफिशिएंट अमाउंट से ज्यादा की एनर्जी रखती हैं। इन साहब ने ये कहा कि यदि कोई रिएक्शन ऐसी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी Ea है और वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर चल रही है, और उसके अंदर यदि इतने सारे मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकरा रहे हैं,
तो इन टक्करों में यदि आप मेरे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो पावरफुल टक्करें पता चल जाएंगी, वो टक्कर पता चल जाएगी, वो कोलिजन पता चल जाएंगे जो आपको प्रोडक्ट देंगे। मतलब वो कोलिजन जिनके अंदर ये पावर होगी कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो ऐसे टकरा रहे हैं जो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। अब रेट, रेट कहा गया, इसका मतलब रेट क्या डिफाइन कर दिया गया, रेट के बराबर जेड जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मल्टीप्लाई बाई एक फैक्टर दिया गया, जो फैक्टर यहां पर आया ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और कहा गया देखिए ये है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन और ये वो फैक्टर है जो ये बता रहा है कि इन कोलिजन्स में कौन से ऐसे कोलिजन हैं जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे। यानी इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमको क्या चीज दे रहा होगा, उन कोलिजन की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, या आप ये कह सकते हो कि यही आपका बता रहा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इस टर्म को, जो पहले वाला टर्म था, इसको डिफाइन किया गया कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, लेकिन इसके बाद इसके अंदर एक झोल आ गया। जब किसी रिएक्शन में ए जब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था और हमने इस चीज को ध्यान रख के उसका रेट निकाला, तो हमने ये पाया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे हैं रेट के, वो इस फॉर्मूले से आने वाले रेट की तुलना में कम आ रहे थे। Z इंटू पी की पावर ई ए बाई आर टी, इतना हम लोगों ने सोचा था, लेकिन इस सोच के बाद जो परिणाम आए वो उतने जबरदस्त नहीं थे, क्योंकि रेट जो एक्सपेरिमेंटल आ रहा था वो इस फॉर्मूले से आने वाले रेट की तुलना में कम आ रहा था। ठीक, अब इसको हम एक बार और बोलेंगे ताकि ये चीज और अच्छी तरह सेट हो आपके दिमाग में। ठीक है, इतना पहले आप देखो,